हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होता है। ये आपका जो चैप्टर है 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम जब पिछले वीडियो में समझ रहे थे कि जो मैटर होता है वो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो गैस बन सकता है, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और कैसे चेंज होता है? सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा लिक्विड, और लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा गैस। जैसे आपने कॉमन एग्जांपल देखा हुआ है, आइस, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, जिसे स्टीम भी कहते हैं, भाप। तो हमें ये हम पहले ही समझ चुके हैं पिछले वीडियो में कि हमें अगर चीज़ को सॉलिड से लिक्विड बनाना है या लिक्विड से गैस बनाना है तो उसे गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी हम देंगे वो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, जो उनकी अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए हैं, उस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? अच्छा, एक और वर्ड मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में भी समझाया था मैंने आपको, फ्यूजन। फ्यूजन का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जोड़ना, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है इसका फ्यूज कर देना, मतलब आपस में जोड़ देना, आपस में जोड़ देना। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है पिघलाना, जिसका पर्यायवाची है मेल्टिंग। हमने समझा था ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट या किसी और चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पर है मेल्टिंग। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब किसी एलिमेंट को हम सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो हमें उसके लिए कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो अब मान लीजिए आपके पास आइस है, उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये टेम्परेचर है, तो ये -8, ये 0 है तो -8 मान लीजिए नीचे होगा, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर है। जब आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर आएगा ऊपर। जब 0 पर पहुँचेगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन। इस टेम्परेचर पर जब आइस पहुंचेगी तो आइस पिघलनी शुरू हो जाएगी। जब आइस पिघलेगी तो आप नोट करेंगे, अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें, कि जब आइस पिघल रही है तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर 0 पे रहेगा, और जब पूरी आइस पिघल जाएगी तो फिर वो ऊपर जाएगा। कुछ समय के लिए जब यहाँ पर आइस भी है और वाटर भी है, ये पूरी आइस है, ये वाटर है, इसमें आइस एंड वाटर है। ऐसे मैं भी ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये आइस है, इसको हीट कर रहे हैं, अब ये आइस भी है और वाटर भी है, मतलब आइस पिघल रही है, अब ये वाटर है। यहाँ पर टेम्परेचर जब 0 डिग्री होगा तो पिघलनी शुरू करेगी। यहाँ मान लीजिए 8 था, -8 डिग्री, हमने गर्म किया, 0 डिग्री हुआ, अब पिघलनी शुरू हुई, यहाँ तक ये 0 डिग्री रहेगा, उसके बाद में बढ़ेगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाएगा जितना आप गर्म करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम चीज़ों को गर्म कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको गर्म कर रहे हैं आइस को, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री। हम हीट एनर्जीज को दिए जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? कि यहाँ पर जो एनर्जी हम पानी में दे रहे हैं, हीट एनर्जी आइस में दे रहे हैं, सॉरी पानी में नहीं, आइस में दे रहे हैं, वो क्या करती है, जो उसके बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल्स को, उनको तोड़ती है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उनको बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 2 लोगों को आपने रस्सी से बांधा हुआ है, तो रस्सी को तोड़ने के लिए आपको कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, इनको रस्सी से बांध रखा है, इनको कुछ तोड़ने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। तो वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जैसे एक किस्म की रस्सी से बंधे हुए हैं, है तो रस्सी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी एनर्जी इसमें हमें देनी पड़ रही है ताकि आइस पूरी तरह पानी बन जाए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ताकि मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएं और वो फ्लो करने लगे, पानी जैसे फ्लो करता है फ्लो करने लगे, इजीली मूव करने लगे। आइस में इजीली मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते, हल्का हल्का सा वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पे पूरा मूव करेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है वो हीट एनर्जी जो हमने इसको दी ताकि ये आइस से वाटर बन जाए और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो वो ख़त्म हो गया, उसके आगे फिर हमने इसको कैलकुलेट नहीं करना। तो वैज्ञानिकों ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 किलोग्राम आइस को अगर हमने पिघलाना है तो 333 अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, जूल्स, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है 1 किलोग्राम आइस को। तो ये आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आप बोलोगे 333 जूल्स पर केजी 1 किलोग्राम आइस के लिए। 1 किलोग्राम आइस होगी तो इतनी एनर्जी चाहिए, 2 चाहिए तो उसकी डबल, 3 है तो ट्रिपल, ½ kg है तो उसका हाफ। और ये वो एनर्जी है जो सिर्फ उसको सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित करेगी, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। और जब पूरी आइस पिघल जाएगी फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो एनर्जी जो सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी में वो 0 डिग्री होगा, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और मेटल में कोई और टेम्परेचर होगा, क्योंकि हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है नहीं? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई एलिमेंट है एक्स, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मान लीजिए 200 डिग्री। तो वो जब 200 डिग्री सॉलिड है, फिर वो ये सॉलिड है, यहाँ पर वो यहाँ पे सॉलिड भी है और प्लस लिक्विड, और यहाँ पे लिक्विड। ये जो टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स रहेगा 200 से लेके 200 तक। तो जो एनर्जी हम उसको देंगे यहाँ पर, उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी इसकी। तो आइस मैंने एग्जांपल दिया, ये मैं से आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है एक्स जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री। तो आइस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप दे सकते हैं अपने स्कूल के अपने एग्जाम में भी, कि 0 डिग्री पर जो आइस है इट विल बिकम वाटर एट 0 डिग्री। मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उसकी जो सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा। तो जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका नाम है। और पानी के केस में इसका, आइस के केस में इसकी क्वांटिटी होती है 333 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट।
अभी हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? वेपराइजेशन। अब ये पानी है हमारे पास, तो इसको हम बॉयल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मान लीजिए ये 70 डिग्री पे है, तो जब ये 100 डिग्री पे हो पहुंचेगा तो ये बॉयल करना शुरू करेगा। तो इस स्टेज पे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इतनी फास्ट चलेंगे कि सरफेस से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि पानी को जब उबालते हैं ऊपर आपको वेपर्स दिखाई देते हैं। तो जब ये लिक्विड, ऐसे लिखते हैं, वाटर है, फिर वाटर से वेपर बन रहे हैं और फिर वेपर, सारा पानी वेपर बन गया। तो ये 100 डिग्री सी है, ये 100 डिग्री सी है। पानी और भाप का टेम्परेचर सेम है, पानी और वेपर्स का टेम्परेचर सेम है। मतलब ये जो एनर्जी हमने इसको दी, हीट एनर्जी, वो वाटर को वेपर में चेंज कर रही है, लिक्विड को गैस में चेंज कर रही है। उसमें क्या होता है? पानी के केस में ये होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी को उबाल कर आप जब वेपर बनाएंगे तो 100 डिग्री पे पानी, 100 डिग्री पे वेपर, हमें कितनी एनर्जी को देनी पड़ेगी? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इसका एक मतलब और है कि वाटर एट 100 डिग्री एंड स्टीम या वेपर, जो भी बोलने, 100 डिग्री, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है, इसमें हीट एनर्जी कम है। तो ऐसा अगर कभी आपके साथ हो जाए कि आपके हाथ पर उबलता पानी गिरे या आपके हाथ पर स्टीम पड़े, तो स्टीम पड़ने से आपको ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि स्टीम में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सारी स्टीम एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर है। जितनी एनर्जी हमने यहाँ पर दी थी वो मॉलिक्यूल्स के अंदर है। अगर आपके हाथ पे स्टीम लगेगी तो बहुत भयंकर से जलन होगी, क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी बहुत अधिक है। पानी गिरेगा 100 डिग्री पे, कम जलन होगी, क्योंकि पानी एट 100 डिग्री में हीट एनर्जी कम है। स्टीम एट 100 डिग्री, उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ी थी इसको चेंज करने के लिए फ्रॉम वाटर टू स्टीम या वाटर टू वेपर। तो समझिए आप ये बात, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किचन में काम करते हो या लैब में भी काम करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि आपके हाथ पे स्टीम नहीं पड़नी चाहिए, या मुंह पे या चेहरे पे, क्योंकि जो स्टीम अगर आपके हाथ पे लगेगी तो आपको भयंकर जलन होगी। वो जलन क्यों होती है? क्योंकि ये जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स में वो एकदम आपके हाथ पे रिलीज कर देगा। आपके हाथ का टेम्परेचर लो होगा और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आती है। मान लीजिए आपके हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री और ये 100 डिग्री, एकदम हीट एनर्जी आपके शरीर में आएगी और बहुत अधिक मात्रा में आएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जो हमें एनर्जी चाहिए उसको चेंज करने के लिए फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। आइस टू वाटर था 0 डिग्री, वाटर टू स्टीम है 100 डिग्री। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उसको कहते हैं इवापोरेशन। ये हमने क्लास 8 में भी समझा था। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है कि पानी अगर कहीं पड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे अपने रूम में आप एक प्लेट में पानी रख दीजिए, थोड़ा सा ये कप में रख दीजिए, तो उसको आप गर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे पानी
वेपर्स में बदलता जाएगा और कुछ समय के बाद आप देखोगे, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद, कि वो पानी सारा वहाँ से ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? सारा पानी बन गया वाटर वेपर। तो अभी आप कहेंगे कि हमने इसको गर्म तो किया नहीं, हमने इसको लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन तो दिया नहीं, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कैसे हो गया? वो ऐसा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर पानी के, वो सभी मूव कर रहे हैं, और सब एक गति से मूव नहीं कर रहे हैं। कोई ज़्यादा तेज़ गति से मूव कर रहा है, कोई कम गति से मूव कर रहा है। जो सरफेस के ऊपर होंगे मॉलिक्यूल्स, जो ज़्यादा गति से मूव कर रहे हैं, कभी कभी वो वहाँ से वो फ्री हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे अपने आप। उनको हीट कहाँ से थोड़ी बहुत मिल रही है? एनवायरनमेंट से मिल रही है। बाहर तो मौसम गर्म है, खासकर गर्मियों के दिन होंगे, गर्मियों में जल्दी इवापोरेशन होगी, सर्दियों में कम होगी, बरसात में भी कम होगी, ड्राई मौसम में ज़्यादा होगी। तो ये पानी जो है अपने आप धीरे धीरे वाटर वेपर बनता है। ये क्यों बनता है? एक तो बनता है अगर ड्राई सीजन हो, हवा में ह्यूमिडिटी कम हो, हवा में हमेशा वाटर वेपर्स होते हैं, पानी की नमी होती है, लेकिन ये हर मौसम में अलग होती है। रेनी सीजन होगा, ज़्यादा वाटर वेपर होंगे हवा में, ड्राई सीजन होगा, कम होगा। तो ड्राई सीजन में ये इवापोरेशन फास्टर होगी, ठीक है। अगर हवा चल रही है, जैसे आप कपड़े सूखने डालो, तो अगर हवा चल रही है कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि हवा भी जो है मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है भागकर। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उनको हवा बहा के ले जाएगी। तो विंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। गर्मियों में जल्दी इवापोरेशन होगी क्योंकि वातावरण गर्म है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, 42 टेम्परेचर हो सकता है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा, कम इवापोरेशन होगी। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है सरफेस एरिया। मान लीजिए आप एक छोटा कप रखते हैं और एक बड़ी तश्तरी रखते हैं, तो यहाँ जो पानी है वो ज़्यादा फैला हुआ है, जो हवा के कांटेक्ट में है। यहाँ पर कम पानी है जो हवा के कांटेक्ट में है, तो इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर पानी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसलिए आप अच्छा कपड़े भी जब हम सुखाते हैं तो उनको फैला के सुखाते हैं कि ज़्यादा कपड़ों पर हवा चले। तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि पानी का सरफेस एरिया कितना है। ड्राई सीजन है, फास्टर होगी, हवा चल रही है तेज़ तो फास्टर होगी, टेम्परेचर हाई है तो फास्टर होगी, सरफेस एरिया है तो फास्टर होगी। तो इन चीज़ों से इवापोरेशन होती रहती है। तो वो जो उनको हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से, वातावरण में जो गर्मी है। गर्मियों में हम पसीना भी आता है तो उससे कूलिंग होती है। क्यों? जब हम हमारे शरीर पर जो पसीने की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, वो वेपराइज करती हैं, तो वो गर्मी कहाँ से लेती हैं? हीट एनर्जी कहाँ से लेती हैं? हमारे शरीर से। हमारे शरीर से जब हीट एनर्जी लेंगे तो हमें शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये वेपराइज इवापोरेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो आई थिंक हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको अलग 1-2 वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो आप पूरे सभी वीडियोस को देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे आपको दिक्कत लगती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं आपको समझा दूंगा वो पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, कुछ मैं कर दूंगा हल, कुछ आप खुद कर अटेम्प्ट करना। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।